क्या मैं चालू है? क्या कर रहे थे लास्ट टाइम पे? पानी बोतल भिजवाना। चलो सुनो, लास्ट टाइम वुंड की बातें कर रहे थे, घाव की। उससे पहले एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर, इन सब की बातें करी थी। एसेप्सिस और सेप्सिस हेडिंग डाली थी। हमने कहा था संक्रमण का पाया जाना क्या कहलाता है? सेप्सिस। और संक्रमण का उपस्थित होना एसेप्सिस कहलाता है। फिर हमने कहा था कि वे पदार्थ जो जीवित ऊतकों के ऊपर से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक। और वो जो जीवित सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, एंटीबायोटिक। फिर उसके बाद में लिखा निर्जीव सतह से नष्ट करने वाले डिसइंफेक्टेंट, क्या कहलाएंगे? डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद में बात करते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों सतह से 99.99% सूक्ष्म को ना, यहां तक लिख लिया था। उसके बाद में घाव पड़ा था। हमने कहा था शरीर के किसी भी भाग के ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाएगा? घाव कहलाएगा। फिर हमने कहा था कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना फ्रैक्चर कहलाएगा। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अपन ने 3 नाम लिखे थे। सबसे पहला था क्लीन वुंड, फिर कंटामिनेटेड, फिर इन्फेक्टेड वुंड। क्लीन वुंड को हमने जीरो आवर वुंड भी कहा था, सर्जिकल वुंड भी कहा था और इंसिजन वुंड भी कहा था। हमने कहा था संक्रमण अनुपस्थित होगा, संक्रमण पाया ही नहीं जाएगा। समय की अगर बात करते हैं तो 1 घंटे से। ट्रीटमेंट के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर लिखा था सबसे पहले क्लिपिंग करेंगे, फिर शेविंग, फिर स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, फिर एनेस्थीसिया लगाएंगे, फिर इंसिजन लगाएंगे। उसके बाद में हीमोस्टेसिस, रक्त स्त्राव को रोकेंगे। उसके बाद में सूचर, फिर एंटीसेप्टिक। ठीक है। उसके बाद में कंटामिनेटेड वुंड कहा। हमने कहा कि अगर 6 से 8 घंटे तक की अवधि हो गई है तो वो कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा कंटामिनेटेड वुंड के अंदर। कंटामिनेटेड वुंड के अंदर संक्रमण उपस्थित होगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन और टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्लीनिंग सबसे पहले तो जो तरीका अपने क्लीन वुंड के अंदर किया है वैसे ही क्लीनिंग करनी है। सर कुछ कर लो इसका यार एक बार में। हो गया तुम्हारा? बोल लू मैं? बोल लू? ठीक है। कंटामिनेटेड वुंड के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर क्लीनिंग लिखा था और एक टर्म लिखी थी डेब्रिटमेंट। मृत उत्तक को काट कर हटाना क्या कहलाता है? डेब्रिटमेंट। फिर बात करी थी इन्फेक्टेड वुंड की। इन्फेक्टेड वुंड के अंदर कहा था हमने कि इसके अंदर संक्रमण प्रेजेंट भी होगा, मल्टीप्लिकेशन और टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट होंगे। टॉक्सिन्स प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर पथ का निर्माण होगा, इसलिए हमारे को सूचर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन से घाव के ऊपर सूचर नहीं लगाते हैं? तो लेकिन मान लो कंडीशन ऐसी हो कि जहां पर सूचर लगानी पड़े तो उस केस के अंदर क्या छोड़ना है? ड्रेनेज छोड़ना है हमारे को। ठीक है। पहली बात तो सूचर लगाने नहीं है और दूसरी बात ड्रेनेज छोड़ने हैं। बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से घाव के अंदर सूचर नहीं लगाते हैं? पहले लिखा हुआ है इन्फेक्टेड वुंड, दूसरे पे लिखा हुआ डॉग बाइट वुंड और तीसरे पे लिखा हुआ उपरोक्त दोनों, चौथे पे उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों। डॉग बाइट वुंड के केस के अंदर भी सूचर नहीं लगाएंगे हम। क्लियर? आगे लिख लेंगे अपन। उसके बाद में फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 नाम लिखे, ओपन वुंड और क्लोज वुंड। ओपन वुंड के अंदर लिखा कि किसी भी प्रकार की चोट से त्वचा की निरंतरता या अन्य आवरण उत्तक विभिन्न गहराई तक टूट जाते हैं। सबसे पहले लिखा इंसिजन वुंड, सर्जरी के दौरान बनाए जाते हैं। हमने कहा किनारे बिल्कुल एक समान होंगे और उत्तकों को सबसे कम नुकसान भी कौन से में होगा? इंसिजन वुंड में होगा। और हीलिंग कौन सी होगी? फर्स्ट इंटेंशन। हीलिंग के प्रकार अपन जस्ट पढ़ेंगे अपन आगे की तरफ, तब बात कर लेंगे। सेकंड नंबर पे लिखा अपन ने लेसरेटेड वुंड। हमने कहा कटीले तारों के द्वारा होते हैं और साथ ही साथ इनके जो किनारे होंगे वो असमान इरेगुलर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कटीले तारों के द्वारा कौन से प्रकार के घाव होते हैं? शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट्स के द्वारा इंसिजन वुंड, नुकीले औजारों के द्वारा पंचर वुंड, लंबे नुकीले औजारों के द्वारा पेनेट्रेटिंग, और बहुत लंबे नुकीले औजार परफोरेटिंग के अंदर। कि अगर शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तीखे वाले, वो इंसिजन वुंड बनाएंगे। कटेली तार होंगे तो लेसरेटेड बनाएंगे। और अगर सिर्फ नुकीले होंगे तो उस केस के अंदर वो पंचर वुंड बनाएंगे। लंबे नुकीले होंगे तो पेनेट्रेटिंग, और परफोरेटिंग के अंदर एग्जिट वुंड और एंट्री वुंड दोनों पाए जाएंगे। ठीक है। यहां तक कर लिया था अपन ने। नेक्स्ट लिखो गन शॉट वुंड। गन शॉट वुंड।
लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। गन शॉट वुंड नाम से पता लग रहा है किससे होंगे? लिखो, बंदूक की गोली से होते हैं। लिखो, बंदूक की गोली से होते हैं। बंदूक की गोली से होते हैं। नेक्स्ट लिखो, परफोरेटिंग वुंड का ही प्रकार है। देखो इधर, बंदूक की गोली से होते हैं। दूसरी लाइन लिखी, परफोरेटिंग वुंड। वुंड का प्रकार है। क्यों है परफोरेटिंग वुंड का प्रकार, वो सुन लो। गनशॉट वुंड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड पाया जाएगा। दोनों की अगर तुलना करते हैं तो ये छोटा रहेगा आकार के अंदर। बारूद की गंध पाई जाएगी यहां पर, बारूद की गंध ये प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ आसपास के बाल जले हुए हैं, जले हुए मिलेंगे। अगर बात करते हैं एग्जिट वुंड की, एग्जिट वुंड आकार में कैसा होगा? बड़ा। बारूद की गंध यहां पर नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट होगी। और बाल जले हुए भी नहीं मिलेंगे। घाव की गहराई कि कितना गहरा बनेगा घाव, बंदूक की गोली की गति तथा ऑब्जेक्ट से दूरी पर निर्भर करती है। सुनो मतलब इसका, गनशॉट वुंड के अंदर स्पेसिफाई किया है कि गनशॉट यानी बंदूक की गोली से ही होंगे, ठीक है। परफोरेटिंग वुंड के अंदर कहा था कि एग्जिट वुंड और एंट्री वुंड दोनों होंगे। इसका मतलब है कि बंदूक की गोली से भी एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड बन रहे हैं, तो एक प्रकार से कौन से प्रकार का वुंड है? परफोरेटिंग वुंड। तो परफोरेटिंग वुंड के एग्जांपल के अंदर तलवार के साथ बंदूक की गोली भी लिखा था अपन ने। अगर आपको ऑप्शन के अंदर गनशॉट वुंड नहीं दिया जा रहा है तो बंदूक की गोली से बनने वाला घाव कौन सा होगा? एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड के बीच में तुलना करते हैं तो एंट्री वुंड छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जब गोली प्रवेश कर रही है उस टाइम पे स्पीड ज्यादा है उसकी। लेकिन जब ऑल ओवर शरीर को अगर बाहर निकलती है तो उस केस के अंदर गोली की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बनने वाला घाव कैसा होगा? बड़ा। छोटा कौन सा है? एंट्री वुंड। एग्जिट वुंड कैसा है? बड़ा। गोली जब आ रही है तो वो बेसिकली नली के अंदर से होकर आ रही है, बारूद ही है उसके अंदर। बारूद की वजह से स्पीड आई और स्पीड की वजह से उसके अंदर गर्माहट भी आई, जिसकी वजह से आसपास के बाल जले हुए भी मिलेंगे और बारूद की गंध भी आपको मिलेगी। लेकिन ये दोनों चीजें आपको एग्जिट वुंड के अंदर दिखाई नहीं देगी। तो कभी पोस्टमार्टम करना पड़ता है, जैसे हमारे को पोस्टमार्टम करना पड़ता है, तो कभी गनशॉट वुंड वाले केस आते हैं तो हमारे को डिफाइन करना पड़ता है कि पहली बात तो कि एंट्री वुंड कौन सा और एग्जिट वुंड कौन सा, उसको पहचानने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, कितनी गहराई तक गोली गई है ये डिपेंड करेगा कि गोली कितनी दूर से चलाई गई है। अगर ज्यादा दूर से गोली चलाएंगे तो गोली की स्पीड कम हो जाएगी, पहली बात। तो ऑब्जेक्ट से दूरी और बंदूक की गोली की गति, गति डिपेंड करती है वो बंदूक के ऊपर। देसी कट्टे से चलाओगे तो गति थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी स्पेशल वाले लोगों तो गति ज्यादा रहेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। लिखिए,
बच्चों के पास थी। मिल गई मिल गई है बोतल। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो बाइट वुंड। बाइट वुंड किसके काटने से होगा? किसी भी जानवर काटने से। बचपन के अंदर छोटे बच्चे थे ना, वो एक दूसरे को काट लेते थे, जिसको बोलते हैं बटका मारना, वो भी बाइट वुंड की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। लिखो बाइट वुंड। सुनते जाओ, बाद में लिखना। पशु के काटने से होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो डॉग बाइट वुंड। खास बात, सूचर नहीं लगाते हैं। पीछे वाले भी ध्यान देंगे भाई। क्या नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? इन्फेक्शन ना हो। कुत्ते की लार के अंदर रेबीज का वायरस पाया जाता है और वो न्यूरोट्रोपिक होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर कुत्ते ने काट लिया किसी पशु को और अगर उसके खून वगैरह आ गए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? किससे साफ करना चाहिए? क्यों? वायरस मर जाता है साबुन से। तो रेबीज का वायरस लिपोट्रोपिक होता है, यानी लिपिड के प्रति संवेदनशील होता है और साबुन वसा से ही बना होता है। ठीक है ना? तो पहला काम जो करते हैं गांवों के अंदर, वो तो क्या करते हैं, मिर्ची भर देते हैं, कुछ और लगा देते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉग बाइट वुंड के केस के अंदर अगर आपको कुत्ता काटे या जानवर को कुत्ता काटे, आपको 5 से 6 बार साबुन से अच्छी तरीके से साफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देना है। रेबीज का जो वायरस होता है वो न्यूरोट्रोपिक होता है, यानी तंत्रिकाओं के द्वारा आगे बढ़ता है। तो रेबीज होने की संभावना डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर कि कुत्ते ने काटा कहां पर है। ब्रेन से दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पैर के काट रहा है तो रेबीज होने के अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है, और गर्दन के अगर काट गया तो टाइम कम लगेगा। तो डॉग बाइट वुंड के अंदर हम सूचर नहीं लगाते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, नहीं लगाएंगे तो भी मरेगा, तो फिर आपको ड्रेनेज छोड़ना पड़ेगा। बाइट वुंड के बाद में अगर बात करते हैं तो इसके बाद में आता है पॉइजन वुंड। विषैले तरल पदार्थों के कारण कारण बनता है। तो नाम से पता लग रहा है कि पॉइजन यानी कि जहर से। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है विरुलेंट वुंड। विरुलेंट वुंड की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण से बनते हैं। बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एफएमडी के केस में, एफएमडी होने पर पेप्यूल्स पस्ट्यूल्स का बनना, जिसके फूटने पर फिर छाले बन जाते हैं, क्या कहलाएगा? विरुलेंट वुंड। इसके बाद में अगर बात करते हैं, हमारे पास में आता है एवल्जन वुंड।
एवल्जन वुंड की अगर बात करते हैं तो डिफाइन करते हैं आवरण उत्तक का पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से उतर जाना। उतर जाना क्या कहलाएगा? एवल्जन वुंड। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, सींग या खुर के खोल का उतर जाना। कौन से प्रकार का वुंड है? क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअल लॉस ऑफ टिश्यू। एक्चुअल लॉस ऑफ टिश्यू से मतलब है उत्तकों का वास्तविक रूप से नुकसान। कौन से घाव में होता है? किसके अंदर होगा? एवल्जन के अंदर। मतलब समझो इस लाइन का, सींग का अगर खोल उतर गया है तो क्या उसके अंदर रिकवरी हो जाएगी क्या? आप वापस से खोल चढ़ा दोगे क्या? सूचर लगाओगे? नाखून अगर एक बार उतरना शुरू हो गया तो आप कितनी कोशिश कर लो वो चिपकेगा नहीं, उसका नुकसान होगा ही होगा। तो उत्तकों का वास्तविक रूप से नुकसान कौन से घाव के अंदर होता है? एवल्जन वुंड के अंदर। बैक्टीरिया वायरस होने वाला घाव विरुलेंट वुंड। कुत्ते के काटने पर बाइट वुंड। मान लो सांप ने काट लिया आपको, मान लो मेरे को काट लिया, आपको तो क्यों काटेगा, खैर आप तो अच्छे हो। सांप ने मेरे को काट लिया, कौन सा घाव बनेगा? सोच समझ के बोलना। पॉइजन वुंड, बाइट वुंड। अब सुन लो रे, सांप के अंदर पाए जाते हैं दो दांत, वो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर निकल के बाहर निकल जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर बनेगा पंचर वुंड। कौन सा बनेगा? ठीक है। जहर धीरे धीरे असर दिखाएगा, है ना? असर दिखाने के कारण वहां का टिश्यू के अंदर गैंग्रीन बनेगा, टिश्यू नष्ट होएगा वहां पर, तब जाके वो कौन सा बन जाएगा? पॉइजन वुंड। क्योंकि कांटा सांप ने है तो वो पशु की श्रेणी में आता है, इसलिए उसको क्या मानेंगे? बाइट वुंड। ठीक है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको बाइट वुंड ही करना है कि पशु ने अगर काट लिया तो बाइट वुंड, सांप ने काट लिया तो बाइट वुंड। क्लियर है? उतारो। क्या कह रहे हो सर? अतः कुत्ता नॉर्मल और स्पेशल क्या होता है? रेबीज का वायरस कुत्ते की लार के अंदर सामान्यतः पाया जाता है ना? इसीलिए आप एंटी रेबीज वैक्सीन करते हो कुत्ते के अंदर। प्री बाइट वैक्सीनेशन रेबीज के अंदर की जाती है और पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन भी रेबीज में की जाती है, लेकिन पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन और किसी के अंदर नहीं की जाती रेबीज के अलावा। होने के बाद में टीका सिर्फ रेबीज के अंदर ही लगाते हैं अपन। टिटनेस के अंदर टॉक्सोइड काम में लेते हैं अपन, है ना? वैक्सीन नहीं है वो। वैक्सीन है क्या वो? नहीं। टिटनेस एंटी टॉक्सोइड। हम्म।
डिफाइन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ऑप्शन के अंदर आपको टाइप ऑफ वुंड मिलेगा, याद रखना है इस चीज को। एक्चुअल लॉस ऑफ टिश्यू, पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स का बनना। लिख लिया सबने? एक्चुअल लॉस ऑफ टिश्यू किसके अंदर होता है? एवल्जन वुंड के अंदर। चाकू मारा तो चाकू आर पार निकल गया, लेकिन टिश्यू का नुकसान हुआ क्या? मतलब हटा थोड़ी, टिश्यू हटकर थोड़ी हट गया। आ जाए तो आ जाए, अब क्या करें। एक्सीडेंटल केसेस के अंदर मल्टीपल वुंड्स बनते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं बाहर, क्या हो गया? अब होने में तो कुछ ही हो सकता है ना, है ना? होने में तो बहुत कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अल्सरेटेड वुंड। बातें नहीं रे, बातें नहीं। अल्सरेटेड वुंड, इस प्रकार के घाव में पहले छाला या अल्सर बनता है, जिसके फूटने पर घाव बन जाता है। क्वेश्चन पूछा आता है, सबसे लेट, लेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? सबसे देरी से ठीक होने वाला घाव कौन सा है? अल्सरेटेड वुंड। बोलते हैं स्लो टेंडेंसी टू हील। अल्सरेटेड वुंड के बाद में बात करते हैं एब्रेजन वुंड की। एब्रेजन वुंड, कल जा रहे थे रास्ते में भेलपूरी खाते हुए, खंबा आ गया था सामने, है ना? तो खंबा दिख गया आपको, एंड टाइम के ऊपर थोड़ा सा साइड में बच के निकले, लेकिन फिर भी स्किन के ऊपर थोड़ी सी रगड़ निकल गई। कौन सा वुंड बन गया? एब्रेजन वुंड। किसी ठोस सतह पर रगड़ लगने के कारण, रगड़ लगने के कारण त्वचा की सबसे ऊपर वाली लेयर, सुपरफिशियल लेयर को नुकसान पहुंचता है।
कौन से घाव के अंदर? एब्रेजन वुंड के अंदर। एग्जाम्पल की अगर बात करें, त्वचा में रगड़ लगना। लिखिए, किसी ठोस सतह पर रगड़ लगना जरूरी है एब्रेजन वुंड बनने के लिए। सिर्फ सुपरफिशियल लेयर को नुकसान पहुंचेगा, खून निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता, दोनों ही चीजें इसके अंदर। सर दांत से जीभ कटने पर कौन सा घाव बनेगा? आप भी पशु की श्रेणी में आते हो तो बाइट वुंड ही बनेगा। अच्छा, बाइट वुंड के अंदर पशु क्या हाथों से काटेगा क्या? दांतों से ही तो काट रहा था। कॉमन सेंस। इसीलिए इनके कमेंट नहीं देखता मैं, है ना, लाइव वालों को सामने से बोल रहा हूं मैं। कितने हो गए घाव? गणित खराब चल रही है भाई। एवल्जन वुंड और एब्रेजन वुंड दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखोगे। लिख लिया? सबसे इंपॉर्टेंट मैगट वुंड। समझ गई? नेक्स्ट लिखो, मैगट वुंड किसके कारण बनते हैं? मक्खियों के लार्वा से। अगर कोई घाव हो गया और उससे खून निकल रहा है और अगर मक्खी वहां पर बैठ रही है तो वो अपने अंडे वहां पर देती है। अंडों के अंदर से लार्वा बनेंगे, लार्वा से फिर बाद में क्या बनेगी? मक्खी। अंडे से पूरी मक्खी बनने के लिए 21 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? तब तक वो कौन सा घाव बनाते रहेंगे? मैगट वुंड। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से, ऐसे घाव को एक विशेष नाम देते हैं, मायासिस। क्या नाम देते हैं? मायासिस या मियासिस भी बोल देते हो आप, भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मायासिस किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे जल्दी ठीक होने वाला घाव कौन सा होता है? ठीक होने वाला घाव।
मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, इस्तेमाल किसका करोगे आप यहां पर मैगट्स को मारने के लिए? तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, इसके अलावा जीबीएससी, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो मैगट्स को मारने के लिए। आजकल स्प्रे आते हैं टोपिकोर वगैरह, है ना, मक्खी को बैठने में नहीं देते, लार्वा को भी मारते हैं और घाव की हीलिंग भी जल्दी करवाते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लिखिए, अंडरलाइन करोगे मियासिस को, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। मैगट्स जो पाए जाते हैं बेसिकली मैगट डेड टिश्यू को खाते हैं, डेड टिश्यू को खाने के कारण इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है, इसलिए घाव जल्दी भरेगा। अगर आपने मैगट्स को मैनेज कर लिया तो घाव बहुत जल्दी भरेगा, लेकिन अगर मैगट नहीं मरे तो उस केस के अंदर घाव के अंदर हीलिंग काफी लेट होगी। लिख लिया? सारे के सारे कौन से वुंड के एग्जाम्पल है? ओपन वुंड, ठीक है। एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं, कौन सा किससे बनता है ये हमारे को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला पढ़ा था ओपन वुंड, और सेकंड नंबर पे लिखोगे क्लोज वुंड। बंद घाव, ओपन वुंड की अगर बात करते हैं तो स्किन को नुकसान हुआ, इस वजह से आपको दिख गया। यहां पर स्किन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, स्किन के जो नीचे वाला टिश्यू है उसको नुकसान पहुंचेगा। लिखो इसके अंदर सबसे पहले, त्वचा पर किसी भी प्रकार का कटाव नहीं लगता है, लेकिन त्वचा के नीचे स्थित सब क्यूटेनियस टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। त्वचा में किसी प्रकार का कटाव नहीं होता है, लेकिन त्वचा के नीचे स्थित सबक्यूटेनियस टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। कौन सा घाव कहलाएगा? क्लोज वुंड।
लिख लिया? लिखो तीन प्रकार के, तीन प्रकार के कितने प्रकार के? देखो इधर बाद में लिखोगे। पहले नंबर पे आते हैं कॉन्टूजन। पहला क्वेश्चन पूछा है किसके कारण होते हैं? भोंटे या ब्लंट औजार से? किससे होगा? भोंटे या ब्लंट औजार से। रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, चाकू की जगह हथौड़ी लेके आए इस बार दोस्त। हथौड़ी आगे से कैसी है पता ही आपको? मारा यहाँ पर त्वचा के ऊपर कटा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भोंटी है। लेकिन मारने के बाद में यहाँ पर मोटा मोटा जरूर हो जाएगा। होगा क्या इसके अंदर? त्वचा पर कटाव नहीं होगा, ये अपन ने पहले लिखा है। लेकिन सब क्यूटेनियस टिश्यू को काफी नुकसान पहुंचता है। पहुंचता है। नुकसान में क्या क्या होगा? छोटी छोटी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब रक्त वाहिनियां, तथा लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनियां टूट जाती है। दर्द प्लस सूजन दोनों उपस्थित होंगी इसके अंदर, आपको देखने को मिलेगी। क्या कहलाएगा? कॉन्टूजन। कॉन्टूजन की खुद की अगर बात करते हैं तो ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। यानी कि नुकसान किस लेवल के ऊपर हुआ है उसके हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो फर्स्ट डिग्री, अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो थर्ड डिग्री। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ब्लंट या मोटे हथियार से कौन सा घाव होता है? कॉन्टूजन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबक्यूटेनियस टिश्यू को नुकसान कौन से ऊतक में सर्वाधिक होता है? कौन से घाव में? कॉन्टूजन के अंदर। क्लियर? दूसरे नंबर पे जो आता है उसको हम कहते हैं हिमेटोमा। क्या बोलते हैं? हेमेटोमा। हेमेटोमा को डिफाइन करने की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे असामान्य रूप से रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? हेमेटोमा कहलाता है। हेमेटोमा बनता किसके कारण है? सुपरफिशियल वेन, सतही शिराओं के टूटने से क्या बनते हैं? हेमेटोमा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, पहला आता है ईयर हेमेटोमा। पूछा आता है किस में ज्यादा होता है? डॉग के अंदर। दूसरे नंबर पे पूछा आता है मेमोरी वेन हेमेटोमा। पूछा था किस में होता है? कैटल के अंदर। तीसरे नंबर पे पूछा था स्पर वेन हेमेटोमा। किसके अंदर होता है? हॉर्स के अंदर। और वेजाइनल हेमेटोमा किसके अंदर होगा? बिच के अंदर। ठीक है। इन जनरल अगर बात करें, हाथ के ऊपर ही शिराएं देखने को मिल रही। ठीक है। अगर ये शिराएं टूट जाएगी, शिराओं के अंदर प्रेशर तो है नहीं ज्यादा, तो धीरे धीरे रक्त यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन इतना प्रेशर ये क्रिएट नहीं कर सकती कि त्वचा को तोड़कर ही ब्लड बाहर आ जाए। तो उस केस के अंदर त्वचा के नीचे जो असामान्य रूप से रक्त इकट्ठा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे?
हेमेटोमा। गाय के अंदर सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन देखी होगी जिसको मिल्क वेन भी कहते हैं, साइड के अंदर नीचे की तरफ से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से जारी होती है, ठीक है। मिल्क वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि दूध का निर्माण उसी मिल्क वेन से गुजरने वाले रक्त के द्वारा होता है, इसलिए मिल्क वेन कहते हैं। प्रेशर उसके अंदर ज्यादा रहता है सुबह और शाम के टाइम पे। अगर गलती से आपने वहां पर किसी प्रकार का कोई घाव कर दिया तो उसके अंदर से ब्लीडिंग इतनी तेज होगी। लेकिन अगर बात करते हैं त्वचा की, तो त्वचा तो जल्दी से रिकवर कर जाएगी अगर पिन चुबा ली तो खून बाहर तो नहीं आ पाएगा लेकिन त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम कौन सा हेमेटोमा बोलेंगे, मेमोरी वेन हेमेटोमा। आईवी लगाने की आपके पास में दो साइड्स होती है, पहली तो है जुगुलर वेन। अगर यहाँ से ज्यादा नाटकबाजी हो रही है तो फिर हम कान के ऊपर ईयर वेन के ऊपर जाते हैं। लेकिन ईयर वेन की खास बात है, ईयर के ऊपर जो त्वचा की परत है वो काफी ज्यादा पतली है, तो अगर एक बार में सही लग गई है ना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार में गलत लग गई ना और आपने निडल बाहर जैसे ही निकाली तो वहां पर ब्लड वेसल यानी उस वेन से, ईयर वेन से रक्त इकट्ठा होकर त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, कौन सा हेमेटोमा बन जाएगा, एयर हेमेटोमा। तो डिफाइन करने की जब बात आती है तो सिंपल सा डिफाइन करते हैं हम कि त्वचा के नीचे असामान्य रूप से रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा, हेमेटोमा। अगर इसकी जगह अपन बोल दे पस या मवाद का इकट्ठा होना तो क्या बन जाएगा, एब्सेस बन जाएगा। जब एब्सेस पढ़ेंगे उस टाइम पे बात कर लेंगे अपन। दिक्कत यहां तक, खास बात, हेमेटोमा को सेकंड डिग्री कॉन्टूजन भी कहा जाता है। कॉन्टूजन के अंदर क्या कहा था अपन ने कि सबक्यूटेनियस टिश्यू को नुकसान पहुंचता है, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल टूट जाती है, तीन भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो यहां पर भी तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल वही टूटी है, इसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो कौन सा डिग्री कॉन्टूजन मानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सेकंड डिग्री कॉन्टूजन होता कौन सा है, क्या आंसर दोगे, हेमेटोमा। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है ब्रूसी। क्या बोलते हैं, ब्रूसी। याद करो बचपन के दिन जब मार साहब लठ लेके आते थे, है ना, और छड़ी की मार के देते थे तो पीछे नील पड़ जाती थी, है ना। कोई ना, सबने खाई है, हमारे पड़ी है, ऐसी कुछ नहीं। आज अगर वही नील आपके पड़ जाए तो आपको एलएसए बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। लेकिन परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन यहां पर टूटी है। आज के टाइम पे अगर छोटे बच्चों को थोड़ा सा टीचर हाथ भी लगा ले तो उसकी मम्मी लड़ने के लिए आ जाती है स्कूल के अंदर कि मेरे बेटे को हाथ क्यों लगाया, बोलो आपका बेटा पढ़ता नहीं, बोलो कोई बात नहीं, है ना। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मैं पूछता रहता हूँ तो जिसको नहीं आता उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। एक बार शाम वाले बेच के अंदर हो गया ऐसा, मैंने एक बच्चे को बाहर निकाल दिया, बोले गेट आउट। आ ही जाता है गुस्सा, नहीं पढ़ के आते हो तो मेरे को बाहर निकाल दिया। उसने घर पे फोन कर दिया, बोले सर ने मेरे को बाहर निकाल दिया। उसके घर वालों ने राजेंद्र जी को फोन कर दिया, राजेंद्र जी ने मेरे को फोन किया, बोले सर ये याद करके नहीं आया इसलिए नहीं आया। राजेंद्र जी ने घर वालों को फोन किया, बोले याद करके नहीं आया इसलिए सर ने निकाल दिया। बोले आप तो क्लास में बैठा हो, पढ़े नहीं पढ़े वो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो ये कंडीशन भी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन टूटे हैं तो नुकसान ही हुआ, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। आग के अंदर जल के ही सोना निकलता है। ब्रूसी की अगर बात करते हैं तो यहां पर नुकसान है, हेमेटोमा के अंदर सुपरफिशियल वेन का नुकसान हुआ है, शिरा का नुकसान हुआ है। यहां पर रक्त की सबसे छोटी केशिकाएं कौन सी होती है, कैपिलरीज, वहां का नुकसान होगा। तो यहां पर सतही रक्त केशिकाओं, ध्यान रखना केशिकाएं लिख रहा हूं, केशिकाओं, इनको बोलते हैं सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज में नुकसान पहुंचने के कारण त्वचा का रंग पहले लाल बाद में नीला हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, ब्रूसी। ब्रूसी कहते हैं। रंग में जो परिवर्तन होता है, त्वचा के रंग में यह परिवर्तन, इस परिवर्तन को हम बोलते हैं इकाइमोसिस। क्या बोलते हैं,
इकाइमोसिस कहते हैं। एक टर्म मेडिसिन के अंदर पढ़ेंगे अपन, साइनोसिस। नाम सुना पहले? साइनोसिस नाम सुना? अगर कोई जहरीला पदार्थ अगर कोई पशु खा लेता है तो उस केस के अंदर शरीर नीला पड़ जाता है ना, एविडेंट होता है ये स्किन के ऊपर, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उन सबके अंदर। इसको बोलते हैं साइनोसिस। क्या बोलते हैं? साइनोसिस। यहां पर वर्ड काम में लिया है। इकाइमोसिस वहां पर होगा जहां पर चोट लगेगी, और कहीं पर नहीं होगा। मार साहब ने मारा हाथ के ऊपर है तो हाथ पे ही होगी नील, पैर पे नहीं होगी। साइनोसिस एक कॉमन टर्म है जिसको उपयोग करते हैं अपन एक कॉमन रूप से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, जिसके अंदर त्वचा का रंग परिवर्तित हो जाता है। जबकि इकाइमोसिस जो हम काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं अपन स्पेशली चोट के केस के अंदर, और वो भी किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के कारण। चूंकि नुकसान हुआ है, आपको दिख भी रहा है कि लाल लाल सा हो गया है, लेकिन ना तो कटाव लगा है ना खून निकला है, कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए इसको कौन सी कैटेगरी में माना है? क्लोज वुंड की श्रेणी के अंदर माना है अपन ने। क्लियर? तो क्लोज वुंड की अगर बात करते हैं तो त्वचा के ऊपर किसी भी प्रकार का कटाव नहीं होगा, लेकिन सबक्यूटेनियस टिश्यू को क्या पहुंचेगा? नुकसान। कितने प्रकार के? सबसे पहले किसके द्वारा होगा? क्या नहीं होगा? क्या होगा? क्या नुकसान पहुंचेगा? और क्या आएगा? दर्द भी आएगी और सूजन भी होगा। और कौन से कितने प्रकार के? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और सेकंड नंबर पे त्वचा के नीचे असामान्य रूप से रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? हिमेटोमा भी चोट लगने की वजह से बनेगा। ठीक है, सुपरफिशियल वेन के टूटने से क्या बनेगा? हिमेटोमा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डॉग में कौन सा? कैटल के अंदर, हॉर्स के अंदर, बिच के अंदर। बिच में कोपुलेशन के दौरान वेजाइनल हिमेटोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिमेटोमा को कौन सा डिग्री कॉन्टूजन भी कहते हैं? ब्रूसी की अगर बात करते हैं तो सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज के टूटने से क्या बनती है, जिसके कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? लाल या नीला। और इस रंग में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं? ठीक है। इकाइमोसिस वाला केस आपको पशुओं के अंदर देखने को नहीं मिलता, जानवर के अंदर नहीं मिलता। उसका कारण है हाइपर पिगमेंटेशन, है ना। भैंस काली होती है, कितने लठ मार लो नील पड़ेगी क्या? क्योंकि रंग कैसा है? गाय की कितने लठ मार लो नील पड़ेगी क्या? क्यों? क्योंकि गाय की स्किन के ऊपर बाल बहुत सारे हैं, तो बालों का रंग दिख रहा है ना कि त्वचा का रंग दिख रहा है। तो जानवरों के अंदर अगर बात करते हैं तो ब्रूसी इतनी ज्यादा एविडेंट नहीं होती जितनी आपके अंदर एविडेंट होती है। पहला कारण, आपके अंदर पिगमेंटेशन कम है, आप गोरे हो भैंस के मुकाबले, है ना। कोई भी देख लो अपने आप को जो काला समझता है वो देख लेना कि भैंस हमारे से ज्यादा काली है, तो उसके मुकाबले में आप गोरे हो। कंपेरेटिव टर्म से दो ना, काला होना काला थोड़ी होता है। जैसे अफ्रीका के अंदर चले जाओ, अफ्रीका के अंदर वो कहते हैं बोले तू काला मैं गोरा, है ना। कम काला अपने आप को गोरा कहता है, तो आप ये मत सोचो कि गोरा है, आप ये सोचो कम काला है। ठीक है ना, इसके अंदर डिप्रेशन में नहीं आना हमारे को। और साइनोसिस एक जनरल टर्म है जिसके अंदर श्लेष्मा झिल्ली अथवा शरीर का नीला होना, ये क्या कहलाएगा? साइनोसिस। कॉमन टर्म है ये वाली। ठीक है, लिखना शुरू करो। ध्यान रखना, वैसे बालू लिखा है मोटे के अंदर, मोटे नहीं लिखा है, मोटे नहीं लिखा है, भोटे लिखा है, भोटे। हाँ, तुम मोटे मोटे लिख के खुश हो रहे हो।
लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो हेमेटोमा। हेमेटोमा के अंदर सूजन आएगी क्या? दर्द होगा क्या? दर्द होगा? दर्द रहित सूजन आएगी इसके अंदर, सूजन जैसा लगेगा लेकिन सूजन है नहीं, दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि त्वचा को थोड़ा सा नुकसान होकर ब्लड वेसल में नुकसान हुआ जो आपको फील नहीं होगा। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये क्या है, उस केस के अंदर अपन निडल लगा के देखते हैं। एब्सेस को चेक करना चाहते हैं तो वहां पर मवाद आती है, यहाँ पर क्या आएगा? क्लोटेड ब्लड आएगा। फ्रेश हिमेटोमा होगा तो फ्रेश ब्लड आएगा, और अगर थोड़ी देर बाद का होगा तो क्लोटेड ब्लड आएगा। क्या सर? अब डिपेंड करता है कॉन्टूजन की दोस्त का मूड कैसा है। दोस्त का मूड थोड़ा सा ठीक रहा तो फर्स्ट डिग्री बना देगा, थोड़ा सा ज्यादा खराब रहा तो सेकंड डिग्री, और मान लो, समझ गया? डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब है इंटेंसिटी, नुकसान हुए टिश्यू की कितनी ज्यादा हो रही है उसके हिसाब से। टिश्यू को नुकसान अगर ज्यादा हुआ है तो थर्ड डिग्री है, अगर नुकसान कम हुआ तो फर्स्ट डिग्री। कंपेरेटिव टर्म्स है।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो ब्रूसी। क्या कह रहा है? किसके अंदर? हीमोटोमा में सूचर करने की जरूरत ही कहां पर है आपको? ब्लड क्लोट को निकालने के लिए इंसिजन लगाना पड़ेगा सर आपको। या तो ऑटोमेटिक ही रिकवर कर जाता है, बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है उसको। अगर बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर रही है तो उस केस के अंदर 21 दिन बाद के अंदर, है ना, पहले तो ओपन करेंगे, हीमोटोमा को पूरा खाली करेंगे, ब्लड क्लोट वगैरह सबको, और उसके बाद में सूचर लगाएंगे, 21 दिन बाद में खोलेंगे। क्वेश्चन पूछा था कि हीमोटोमा में सूचर कितने दिन बाद में काटे जाते हैं? 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। नहीं नहीं, ड्रेनेज की जरूरत नहीं है इसके अंदर। लिख लिया। निडल लगाने से मतलब है कि चेक करना है। ऊपर से तो स्किन दिख रही है, आपको पता नहीं लग रहा कि एब्सेस है कि हेमेटोमा है ना, हर्निया है कि सिस्ट है। तो उस केस के अंदर हम निडल लगा के देखते हैं, निडल चुभो के देखते हैं कि निडल में से कौन सा पदार्थ आ रहा है। अगर पस आ रहा है इसका मतलब एब्सेस है, क्लोटेड ब्लड आ रहा है मतलब हिमेटोमा है, अगर कोई तरल पदार्थ आ रहा है तो सिस्ट है, और अगर कोई इंटेस्टाइनल पदार्थ आ रहा है ना, इंजेस्ट आ रहा है, तो हर्निया है। तो हर्निया के केस के अंदर निडल लगाकर कभी भी नहीं देखते हैं। आपको पहले कंफर्म कर लेना कि हर्निया है कि नहीं है। निडल लगाकर कभी भी चेक नहीं करते हर्निया को। कारण बाहर निकल जाएगा क्या अंदर जो भी है। हर्निया के अंदर हमेशा, हर्निया को डिफाइन करेंगे, हर्निया हमारे कोर्स के अंदर बात करेंगे। हर्निया के अंदर कोई ना कोई विसरल बोन असामान्य गुहा से होकर बाहर निकलता है। विसरल ऑर्गन अगर आपने निडल लगाई तो वो विसरल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, है ना, इसलिए हर्निया के अंदर कभी भी निडल नहीं लगाते। क्या पता कैसे लगेगा? उसके लिए आपके पास में अनुभव होना चाहिए, है ना। ज्यादातर जो एक्सटर्नल हीमोटोमा होते हैं वो रिड्यूसेबल होते हैं, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा दबाओगे ना तो वापस से वो अपनी सामान्य स्थिति के अंदर पहुंच जाता है। एब्सेस के अंदर, हीमोटोमा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दबाओगे तो भी हीमोटोमा ही रहेगा, नहीं दबाओगे तो भी हीमोटोमा ही रहेगा, है ना। इससे पता करोगे आपके हर्निया है कि नहीं है। फील्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो होता है अम्बिलिकल हर्निया, जिसके अंदर इंटेस्टाइन बाहर आती है। तो जैसे अम्बिलिकस को दबा के देखते हो, इंटेस्टाइन अंदर की तरफ चले जाती है तो नॉर्मल आ जाता है, वापिस से अगर देखोगे तो वापिस बाहर आ जाएगा। फिर हर्नियल रिंग बनती है उसके अंदर गोल रंग की, यहां पर किसी प्रकार की कोई रिंग नहीं बनेगी। हाइपर पिगमेंटेशन, त्वचा का रंग गहरा होने के कारण। ब्रूसी पशुओं में प्रभावी नहीं है। नॉट एविडेंट इन एनिमल्स। ब्रूसी आपको पशुओं के अंदर जल्दी से देखने के लिए इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पशुओं की त्वचा का रंग गहरा होता है या फिर बाल उसके ज्यादा होते हैं, इस वजह से।
हेडिंग डालोगे इसके बाद में घाव का इलाज, नोट डाल के साइनोसिस भी लिखना। साइनोसिस कॉमन टर्म है जिसके कारण किसी विषैले पदार्थों के कारण शरीर का नीलापन हो जाता है, या फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी साइनोसिस हो सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एनाटॉमी के अंदर बताया था, है ना, कि फोसा ओवेलिस अगर ढंग से बंद नहीं होगा, फोरामन ओवेल अगर ढंग से बंद नहीं होगा, तो ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त मिल जाएंगे, जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण शरीर में नीलापन आ जाता है ना। तो अब ऐसा थोड़ी है कि हाथ हाथ में नीलापन आया है, साइनोसिस होगा तो वो पूरी बॉडी के अंदर एविडेंट होगा, वो उसको साइनोसिस बोलेंगे अपन। घाव का इलाज, एक घंटे में क्या हो जाता है तुम्हारा? हेडिंग डालोगे घाव का इलाज, लिख लिया जी? तो भैया बाहर जाके देखो, किसी भी प्रकार का घाव हो, सबसे पहला काम करना है आपको कंट्रोल ऑफ हेमरेज, मतलब रक्त स्त्राव को रोकना। सेकंड नंबर पे करोगे क्लीनिंग ऑफ वुंड, यानी कि घाव को साफ करना। तीसरे नंबर पे कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण को रोकना। संक्रमण को रोकने के बाद में आप करोगे कीप ड्रेनेज, अगर इन्फेक्टेड वुंड है तो। ड्रेनेज छोड़ना। और पांचवें नंबर पे अगर बात करते हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ वुंड एजेस, घाव के किनारों को स्थायी करना। क्या क्या कर सकते हैं वो सुनो। कोई भी घाव हो गया, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपका पहला काम होगा उस ब्लीडिंग को रोकना, है ना। आप ये नहीं कि पहले साफ करने लग जाओगे, साफ कर लें उसके बाद में ब्लीडिंग को रोकेंगे। जब तक आप साफ करोगे तब तक और ज्यादा खून निकल चुका होगा, उस केस के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? रक्त स्त्राव को रोकना। रक्त स्त्राव रुक गया, अब खून नहीं निकल रहा है, अब हम क्या करेंगे? घाव को साफ। साफ करने के अंदर वही क्लिपिंग, शेविंग, स्क्रबिंग वाला एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह लगाना, वो सारा सब कुछ करेंगे। इन्फेक्शन को रोकने के लिए पेरेंटल एंटीबायोटिक, यानी इंजेक्शन तो लगाने नहीं, लेकिन घाव के अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी हमारे को लगाना पड़ेगा, जिससे संक्रमण कंट्रोल होएगा। अगर यहां तक ठीक है, अगर एंटीसेप्टिक लगाने से अगर आपको लगता है कि संक्रमण कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर हमारे को सूचर के ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर इन्फेक्टेड वुंड है तो उस केस के अंदर अपन सूचर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या छोड़ेंगे? ड्रेनेज छोड़ेंगे, ताकि संक्रमण धीरे धीरे बाहर निकलता रहे। इमोबिलाइजेशन ऑफ वुंड एजेस, घाव के किनारों को एक जगह लाकर स्थायी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक घाव के किनारे एक जगह पर नहीं आएंगे तब तक उसके अंदर हीलिंग नहीं होगी। घाव के किनारों को एक जगह लाकर स्थायी करने के लिए आप क्या लगाओगे? टांके, सूचर लगा दोगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर टांके घाव के किनारे हिलते डुलते रहे तो वहां पर कभी भी हीलिंग नहीं होगी। क्लियर है? कोई सा भी प्रकार का घाव है, ट्रीटमेंट हमारे को इसी तरीके से करना है। मैगेट वुंड के लिए स्पेसिफिक अपन ने लिखा है तारपीन का तेल और जीबीएससी। नॉर्मल रूप से कीड़ों को मारने के लिए 1% फिनाइल का उपयोग आप करते हो, परिचर का एग्जाम दो, और अगर उसके अंदर पूछा जाए कि निम्न में से किसका उपयोग तारपीन के तेल के अलावा अपन कर सकते हैं, 1% फिनाइल मैगट्स को मारने के लिए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, फिनाइल डिसइंफेक्टेंट की श्रेणी में आता है, सजीव उत्तकों के ऊपर इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगर फिर भी आप करोगे तो उस केस के अंदर वुंड की जो रिकवरी होगी वो क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। क्लियर?
डिटेल हमारे से कोई नहीं पूछेगा इसके अंदर से, नाम नाम लिखने हैं बस। कुछ चाय वाय पिलाओगे? कुछ चाय वाय पिलाओगे? जूस वूस भी पिलाओगे तो मना थोड़ी करेंगे हम। से गिलासों का ध्यान रखना। ये फील्ड के लिए, एग्जाम के लिए नहीं है। फील्ड के अंदर काम में लेना है ऐसे। क्या सर? सर मैंने तो आज तक नहीं देखा कि पीपी किसी ने भरी हो गांव के अंदर। अगर सूखी पीपी किसी टिश्यू के ऊपर लगाओगे तो वो टिश्यू को जला देगा सर। रक्त स्त्राव अगर हो रहा है, आपके पास में रक्त स्त्राव रोकने के लिए कोई भी साधन नहीं है, उसके त्वचा के ऊपर लगा दो, रक्त स्त्राव रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वो त्वचा को जला देगी, वहां से ब्लड वेसल ही जल गई तो आगे का मुंह उसका बंद हो जाएगा, रक्त स्त्राव रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? जिसमें से पूछा जाएगा वो लिखो, घाव का भरना, हीलिंग ऑफ वुंड। हेडिंग डालोगे, घाव का भरना, हीलिंग ऑफ वुंड। घाव का भरना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जाएगा ये वाला। हीलिंग ऑफ वुंड लिखो, घाव 5 प्रकार से भरते हैं। लिखो, घाव 5 प्रकार से भरते हैं। घाव 5 प्रकार से भरते हैं। नाम लिखो सारे।
नाम लिखो पांचों के पांचों। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग, सेकंड इंटेंशन, मिक्स्ड इंटेंशन, थर्ड इंटेंशन और हीलिंग अंडर स्कार्फ। हेडिंग डालोगे फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग, पहले नंबर पे आ रही है फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। वर्ड अपन ने पहले भी काम में लिया है, कहां पे लिया था? इंसिजन वुंड के अंदर। पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन से प्रकार के वुंड फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग से भरते हैं? इंसिजन वुंड इसी तरह से भरते हैं। क्वेश्चन पूछा था घाव भरने में समय कितना लगता है? मैं समय 5 से 15 दिन। ठीक है, होता क्या है वो सुनो। इंसिजन वुंड यानी कि सर्जिकल वुंड जो आपने बनाया वही। ठीक है, ये वुंड बना दिया आपने। वुंड बनने के बाद के अंदर यहाँ पर रक्त स्राव होने लगेगा। आपने सूचर लगाया यहाँ पर और घाव के किनारों को पास पास लेकर आ गए। ठीक है, पहले तो ब्लड क्लॉट भरेगा इस घाव के अंदर और उसके बाद में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज का निर्माण शुरू होगा और फिर तंतुएं यानी फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आएंगे और फाइबर्स का निर्माण करना शुरू करेगी, जिसके कारण ये घाव भर जाएगा। सबसे जल्दी कौन से घाव भरते हैं? इंसिजन वुंड। क्यों? क्योंकि अपने बनाए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बनाए, इस वजह से। इसलिए समय कितना माना है अपन ने? 5 से 15 दिन का। ठीक है, सेकेंड इंटेंशन हीलिंग की अगर बात करते हैं, सेकेंड इंटेंशन हीलिंग की अगर बात करते हैं, पूछा जाता है भाई कब होती है? जब घाव बड़ा व छोट बड़ा भी हो और चौड़ा भी हो, उत्तक का नुकसान ज्यादा हो, ज्यादा हो, उस केस के अंदर कौन सी हीलिंग होती है? हमने लिखा है इंसिजन वुंड के लिए कि उत्तकों को सबसे कम नुकसान किसके अंदर होता है? इंसिजन वुंड के अंदर। तो अगर उत्तकों का नुकसान ज्यादा हो रहा है और घाव हमारा बड़ा भी है और चौड़ा भी है, उस केस के अंदर आप कौन से प्रकार की हीलिंग होगी? मान लो कोई कुत्ता है यार, यहाँ से हाथ में से पूरे पूरे मांस को उखाड़ के ले गया। अब मांस तो यहाँ पर दोबारा बनेगा नहीं जल्दी से, धीरे धीरे हीलिंग होगी। तो आपने देखा होगा कई बार इस कंडीशन होती है तो एक पिंक कलर का सॉफ्ट सॉफ्ट सा टिश्यू बनता है और फिर धीरे धीरे वो त्वचा के रंग के हिसाब से बनने लग जाता है। ऐसे टिश्यू को बोलते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। क्या बनते हैं? ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ग्रेन्युलेशन उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रेन्युलेशन टिश्यू का निर्माण। क्योंकि पुराने उत्तक का नुकसान हो चुका है, वो तो रिकवर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ले गया कुत्ता, उसकी जगह दूसरा टिश्यू बन रहा है, यानी कि उस उत्तक के स्थान पर रिप्लेसमेंट हुआ है किसी दूसरे टिश्यू का। इसलिए कहते हैं कि कौन सी प्रकार की हीलिंग में रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू किसके अंदर होगा?
सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर। फिर क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड इंटेंशन हीलिंग में समय कितना लगता है घाव को भरने के अंदर। समय की अगर बात करते हैं तो 15 से 21 दिन का समय लगता है किसके अंदर, सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर अगर ऐसा कोई घाव बनेगा, घाव के किनारों को एक समान करेंगे अपन, एक समान करने के बाद के अंदर अपन वेट करेंगे कि खुद टिश्यू उसके अंदर भर जाए। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। मिक्स यहीं पर लिख लिया, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड मिक्स है ना। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग जो हो रही थी इंसिजन वुंड के अंदर, उसके अंदर टाके लगाए थे अपन ने, टाके लगा के छोड़ दिए। आपके टाके लगाए, आपने हाथ को कुछ नहीं किया क्योंकि आप तो समझदार हो, लेकिन पशु इतना समझदार थोड़ी है। टाके लगाए थे, 2-4 दिन हुए थे, घाव बनना शुरू हुए थे, इसके अंदर पशु ने किसी दूसरे सतह के ऊपर रगड़ लिया या किसी दूसरे पशु का रगड़ खा ली, टाके खराब हो गए, वापस से हीलिंग शुरू हो गई। तो मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग उस केस के अंदर होती है जहां पर फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग हो रही होती है लेकिन किसी प्रकार के दबाव पड़ने के कारण वो नहीं हो पाती। ठीक है, इसीलिए फिर फर्स्ट और सेकंड ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होगा, तब जाके फिर वो घाव बनेगा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। ठीक है, सेकंड इंटेंशन हीलिंग की अगर बात करते हैं तो जब घाव बड़ा होता है, चौड़ा होता है, उत्तक का नुकसान ज्यादा होता है, तो उस टाइम पर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होने के कारण ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है, लेकिन टाइम इसके अंदर काफी ज्यादा लगता है, 15 से 21 दिन। आप चाहते हो कि इतना टाइम मेरे को ना लगे, आप चाहते हो कि जो सेकंड इंटेंशन हीलिंग है उसको आप जल्दी समय के अंदर कराओ, तो आपने घाव की कंडीशन देखी 8-10 दिन बाद में, आपने देखा कि बहुत अच्छा ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो बन रहा था वो इस प्रकार से इतना बड़ा था, आपने देख लिया कि अच्छा है, लेकिन टाइम इसको 15 से 21 दिन चाहिए। आपने इसके घाव के किनारों को सूचर लगाकर इतना कर दिया, बस ग्रेनुलेशन टिश्यू की साइज को छोटा कर दिया सूचर लगाकर। अब कौन सी हीलिंग होगी इस केस के अंदर, थर्ड इंटेंशन हीलिंग। तो सेकंड इंटेंशन हीलिंग से जो घाव भर रहा होता है उसको कम समय के अंदर भरवाने के लिए ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर टाके लगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू में टाका नहीं लगेगा, ध्यान रखना, सुचर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं इसके अंदर। पास वाली त्वचा के अंदर टाके लगाकर उसके किनारों को पास पास में ले आओगे तो कौन सी हीलिंग होगी, थर्ड इंटेंशन हीलिंग। ठीक है, हीलिंग अंडर स्कार्प की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्रेजन वुंड की हीलिंग किस प्रकार से होती है। आपको आंसर क्या देना है, स्कार्प के द्वारा। किसके द्वारा, स्कार्प के द्वारा। कई बार त्वचा के ऊपर रगड़ लग जाती है तो हल्का सा खून आता है, उसके बाद में थोड़ा सा सीरम इकट्ठा होता है, 2-4 दिन बाद में काला काला सा, जिसको आप बोलते हैं खरूंड टाइप का, वो आने लग जाता है। उसको खरूंड को जब आप हटा के देखते हो नीचे से गोरी गोरी स्किन निकल कर आती है, थोड़े दिनों बाद में वो भी त्वचा के रंग के अंदर मिल जाती है। तो जो उस खरूंड के नीचे, उसको हमने बोला है स्कार्प। इस स्कार्प के नीचे जो होली हीलिंग हो रही है वो कौन से प्रकार के वुंड के अंदर होगी, एब्रेजन वुंड के अंदर होगी। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि एब्रेजन वुंड के अंदर हीलिंग किसके द्वारा होती है, स्कार्प के द्वारा। इंसिजन वुंड में हीलिंग किसके द्वारा होती है, कितना समय लगेगा, 5 से 15 दिन। सबसे पहले हीलिंग कौन से प्रकार की होगी, फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। जब उत्तकों का नुकसान ज्यादा होता है तब कौन सी हीलिंग होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू किसमें होता है, सेकंड इंटेंशन। ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण भी कौन किसमें होता है, सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर ही होता है। क्लियर, छोटी छोटी सी बातें लिखनी है, लिखना शुरू करो। हेडिंग डालिए फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। थैंक यू। छुट्टी करेंगे आज, छुट्टी करेंगे आज, प्रोग्राम है यार। चल आता हूं, मैं बात करूंगा। हेडिंग डालिए अपन ने फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग, लिखो इसके अंदर, लाइन टू लाइन लिखोगे पहले, लिखो इंसिजन वुंड इसी प्रकार से भरते हैं। हेडिंग डालिए फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग और लिखोगे इसके अंदर इंसिजन वुंड इसी प्रकार से भरते हैं। इंसिजन वुंड इसी प्रकार से भरते हैं, इंसिजन वुंड इसी प्रकार से भरते हैं। नेक्स्ट लिखो, घाव भरने में लगने वाला समय, घाव भरने में लगने वाला समय, घाव भरने में लगने वाला समय लिखोगे 5 से 15 दिन, 5 से 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इस प्रकार की हीलिंग में, इस प्रकार की हीलिंग में, इस प्रकार की हीलिंग में
घाव में पहले रक्त का थक्का बनता है, इस प्रकार की हीलिंग में घाव में पहले रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता है तथा उसके पश्चात तथा उसके पश्चात तथा उसके पश्चात तथा उसके पश्चात छोटी छोटी रक्त केशिकाएं निकल कर आती हैं, तथा उसके पश्चात छोटी छोटी रक्त केशिकाएं छोटी छोटी रक्त केशिकाएं ब्लड कैपिलरीज निकल कर आती है। छोटी छोटी रक्त केशिकाएं निकलकर आती हैं तथा फाइब्रोब्लास्ट के जमा होने से तथा फाइब्रोब्लास्ट के जमा होने से तथा फाइब्रोब्लास्ट के जमा होने से तंतुओं का निर्माण होता है तथा फाइब्रोब्लास्ट के जमा होने से तंतुओं का निर्माण होता है तथा फाइब्रोब्लास्ट के जमा होने से तंतुओं का निर्माण होता है, जिससे घाव के किनारे जुड़ जाते हैं। जिससे घाव के किनारे जुड़ जाते हैं। घाव के किनारे जुड़ जाते हैं। घाव भरने के बाद में जो निशान बनता है उसको बोलते हैं स्कार। क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग में कैसा बनेगा? छोटा। क्यों? क्योंकि घाव के किनारों को आपने खुद सूचक लगाकर पहले पास में लाए हो। लिखो, घाव भरने के पश्चात निशान। घाव भरने के बाद में निशान, ब्रैकेट में लिखोगे स्कार, छोटा बनता है। घाव भरने के बाद में स्कार या निशान छोटा बनता है। छोटा। अंडरलाइन करोगे इंसिजन वुंड को, अंडरलाइन करोगे 5 से 15 दिन को। पांच से 15 दिन। सेकंड नंबर पे लिखोगे सेकंड इंटेंशन हीलिंग। सेकंड नंबर पे लिखोगे सेकंड इंटेंशन हीलिंग। सेकंड नंबर पे लिखोगे सेकंड इंटेंशन हीलिंग। कौन सी हीलिंग? सेकंड इंटेंशन। लिखो इसके अंदर, जब घाव बड़ा व चौड़ा हो, जब घाव बड़ा व चौड़ा हो, जब घाव बड़ा व चौड़ा हो, कॉमा लगाओ, उत्तकों का नुकसान ज्यादा हो। जब घाव बड़ा व चौड़ा हो, कॉमा, उत्तकों को नुकसान ज्यादा हो, उत्तकों का नुकसान ज्यादा हो तथा घाव के किनारे, तथा घाव के किनारे, तथा घाव के किनारे दूर दूर हो, तथा घाव के किनारे दूर दूर हो। तीन कंडीशन लिखी है अपन ने। घाव बड़ा और चौड़ा होगा, उत्तकों का नुकसान ज्यादा होगा और घाव के किनारे दूर दूर होंगे। इस केस के अंदर कौन सी हीलिंग होगी? घाव के किनारे दूर दूर हो। इस स्थिति में सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है। 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 नेक्स्ट लिखो, नुकसान हुए उत्तक के स्थान पर। नेक्स्ट लिखो, नुकसान हुए उत्तक के स्थान पर, नुकसान हुए उत्तक के स्थान पर, नुकसान हुए उत्तक के स्थान पर
नम, मखमली, गुलाबी। नम, मखमली, गुलाबी। उत्तक का निर्माण होता है नुकसान हुए उत्तक के स्थान पर। नम, मखमली, गुलाबी। उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है जिसे ग्रेनुलेशन टिश्यू या ग्रेनुलेशन उत्तक कहते हैं, जिसे ग्रेनुलेशन टिश्यू या ग्रेनुलेशन उत्तक कहते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यू या ग्रेनुलेशन उत्तक कहते हैं। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण कौन से प्रकार की हीलिंग में होगा? सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर। और ये खुद कैसा होगा? सॉफ्ट रहेगा, मखमली सा रहेगा, और कलर कैसा रहेगा? पिंक रहेगा। सूचर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। आप ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर सूचर लगाने की कोशिश करोगे तो सूचर निकलकर बाहर आ जाएगी, होल्डिंग पावर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इस प्रकार की हीलिंग में, इस प्रकार की हीलिंग में रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होता है। इस प्रकार की हीलिंग में रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होता है। इस प्रकार की हीलिंग में रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होता है। इस प्रकार की हीलिंग में रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होने लग गया, इसका मतलब ये है कि घाव भरना शुरू हो गया हमारा। धीरे धीरे घाव भरेगा, फिर वो ग्रेनुलेशन टिश्यू थोड़ा सा हार्ड होएगा और वही स्किन के कलर के साथ में मैच कर जाएगा। समय कितना लगेगा? लिखो। सेकंड इंटेंशन हीलिंग में, सेकंड इंटेंशन हीलिंग में, सेकंड इंटेंशन हीलिंग में, सेकंड इंटेंशन हीलिंग में घाव भरने में 15 से 21 दिन का समय लगता है। सेकंड इंटेंशन हीलिंग में घाव भरने में 15 से 21 दिन का समय लगता है। कितना समय लगेगा? 15 से 21। ठीक है, अंडरलाइन करोगे 15 से 21 को, अंडरलाइन करोगे रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू को, अंडरलाइन करोगे ग्रेनुलेशन टिश्यू को। तीनों अंडरलाइन करोगे, तीनों चीजें पूछी जाएगी। 15 से 21 दिन, बुक्स के अंदर 14 से 21 दे रखा है ना? हमने 5 से 15 लिख दिया, इसलिए मैंने 15 से 21 लिख दिया। तो अगर 14 से 21 लिखा हुआ हो तो ऐसे नाराज मत हो जाना कि नहीं सर ने तो 15 ही लिखवाया। 14 से 21 आ रहा हो तो 14 से 21 भी कर देना। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। तीसरे नंबर पे लिखोगे मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग, मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। लिखो। शुरुआत में फर्स्ट इंटेंशन, शुरुआत में फर्स्ट इंटेंशन, शुरुआत में फर्स्ट इंटेंशन तथा बाद में, तथा बाद में सेकंड इंटेंशन। शुरुआत में फर्स्ट इंटेंशन तथा बाद में सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है। शुरुआत में फर्स्ट इंटेंशन तथा बाद में सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग के दौरान, क्योंकि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग के दौरान, क्योंकि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग के दौरान फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग के दौरान घाव में एक टर्म काम में लेते हैं, डिसरप्शन हो जाता है। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग के दौरान घाव में डिसरप्शन हो जाता है। डिसरप्शन को हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब मैं बता देता हूं आपको कि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग हो रही थी इंसिजन वुंड के अंदर,
और आपने क्या कर दिया, उस इंसिजन वुंड के अंदर जितनी भी हीलिंग हुई थी उस वुंड के किनारों को इमोबिलाइज करना था हमारे को लास्ट के अंदर सूचर लगा के। आपने घाव के किनारों को दूर दूर कर दिया, थोड़ा खींच लिया, या जानवर ने जोर लगा दिया, एक दो टाके टूट गए, है ना। उस केस के अंदर फिर हमारे पास में कौन सी हीलिंग होगी, मिक्स्ड इंटेंशन। शुरुआत के अंदर फर्स्ट इंटेंशन और बाद के अंदर सेकंड इंटेंशन हीलिंग होगी। क्लियर, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, मिक्स्ड इंटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड इंटेंशन हीलिंग। थर्ड इंटेंशन हीलिंग, डिस्ट्रप्शन का मतलब व्यवधान। इतनी शुद्ध हिंदी की आवश्यकता नहीं है अपने को, डिस्ट्रप्शन ही लिखो तुम तो। नेक्स्ट लिखो थर्ड इंटेंशन हीलिंग। थर्ड इंटेंशन हीलिंग। थर्ड इंटेंशन हीलिंग कहां पर होगी, जहां पर पहले कौन सी हीलिंग चल रही थी, सेकंड इंटेंशन। आप सेकंड इंटेंशन हीलिंग के समय को कम करना चाह रहे थे, इसलिए घाव के किनारों पर टाके लगाकर आप पास में ले आए हैं, जिसके कारण हीलिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी। ऐसी हीलिंग को अपन क्या बोलेंगे, थर्ड इंटेंशन। लिखो, जब घाव बड़ा तथा उत्तकों को नुकसान ज्यादा होता है तो, जब घाव बड़ा तथा उत्तकों को नुकसान ज्यादा होता है तो, जब घाव बड़ा तथा उत्तकों को नुकसान ज्यादा होता है तो, जब घाव बड़ा तथा उत्तकों को नुकसान ज्यादा होता है तो, उत्तकों को नुकसान ज्यादा होता है तो सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है। सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है। सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है जब घाव बड़ा तथा उत्तकों को नुकसान ज्यादा है तो होता है तो सेकंड इंटेंशन हीलिंग होती है। तथा तथा ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। तथा ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। तथा ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। ये किसके अंदर होता है, सेकंड इंटेंशन हीलिंग में। अब लिखो थर्ड इंटेंशन के बारे में, ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, लिखो, अगर अच्छी मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है तो, अगर अच्छी मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है तो, अगर अच्छी मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है तो, अगर अच्छी मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है तो घाव को कम समय में भरने के लिए, अगर अच्छी मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है तो घाव को कम समय में भरने के लिए, घाव को कम समय में भरने के लिए, कम समय में भरने के लिए उसके किनारों पर टांके लगाकर, कम समय में भरने के लिए उसके किनारों पर टांके लगाकर, कम समय में भरने के लिए उसके किनारों पर टांके लगाकर, उसके किनारों पर टांके लगाकर किनारों को पास में लाया जाता है। किनारों को पास में लाया जाता है। किनारों को पास में लाया जाता है, जिससे घाव जल्दी भर जाता है। जिससे घाव जल्दी भर जाता है। जिससे घाव जल्दी भर जाता है, इसे क्या बोलेंगे, सेकंड इंटेंशन हीलिंग। ठीक है, तो थर्ड इंटेंशन हीलिंग। तो सेकंड इंटेंशन हीलिंग को कम समय में करवाने के लिए कौन से प्रकार की हीलिंग होती है, थर्ड इंटेंशन। वहां पर 15 से 21 दिन का समय लग रहा था, यहाँ पर अगर, लेकिन ये होगी किस कंडीशन के अंदर, जब ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण अच्छा होगा, आपको लगता है कि बच्चा ग्रेनुलेशन टिश्यू बना, उस केस के अंदर ये अपन ये करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या मतलब, सूचर का मतलब, सूचर का मतलब ये है घाव इतना बड़ा है, ग्रेनुलेशन टिश्यू इतना बना है, आपने इसको कम कर दिया। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग के अंदर तो बिल्कुल चिपका के सूचर करते हैं अपन, लेकिन यहां पर चिपका के नहीं किया अपन ने। ग्रेनुलेशन टिश्यू की जो साइज थी अच्छी बन रही थी, आपने
किनारों को पास में लाकर ग्रेनुलेशन टिश्यू का आकार कम कर दिया, जिसकी वजह से हीलिंग जल्दी हो गई। किनारों को पास में लाने का मतलब ऐसा बार बार चिपका देना नहीं है। आप किनारों को चिपका दोगे तो ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण कैसे होगा? दूसरी बात, घाव के किनारे दूर दूर है, आप कितना खींचोगे उसको, एक लिमिट है इस वजह से। लास्ट वाली कौन सी आती है? हीलिंग अंडर है स्काब। एब्रेजन वुंड की हीलिंग किससे होती है? स्काब के द्वारा। लिखो, हीलिंग अंडर है स्काब। हीलिंग अंडर है स्काब। पांचवें नंबर पे हीलिंग अंडर है स्काब। लिखो, एब्रेजन वुंड की हीलिंग, एब्रेजन वुंड की हीलिंग, एब्रेजन वुंड की हीलिंग स्काब के द्वारा होती है। एब्रेजन वुंड की हीलिंग स्काब के द्वारा होती है। एब्रेजन वुंड की हीलिंग स्काब के द्वारा होती है। नेक्स्ट लिखो, स्काब के नीचे, स्काब के नीचे बहुत ही कम मात्रा में, स्काब के नीचे बहुत ही कम मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। स्काब के नीचे बहुत ही कम मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। स्काब के नीचे बहुत ही कम मात्रा में ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि एब्रेजन वुंड की हीलिंग किसके द्वारा होती है? स्काब के द्वारा। किसके द्वारा? स्काब के द्वारा। और इंसिजन वुंड की हीलिंग फर्स्ट इंटेंशन। घाव का नुकसान ज्यादा हो तो सेकंड इंटेंशन। सेकंड इंटेंशन हीलिंग को कम समय में करवाने के लिए थर्ड इंटेंशन। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होने के दौरान घाव में डिसरप्शन होने पर मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। और एब्रेजन वुंड की हीलिंग स्काब के द्वारा। किसको दिक्कत है यहां तक? अंडरलाइन करोगे इसके अंदर एब्रेजन वुंड को, हीलिंग अंडर स्काब में। थर्ड इंटेंशन मिक्स्ड इंटेंशन आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू और 15 से 21 दिन। सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर याद रखोगे इंसिजन वुंड और 5 से 15 दिन, ये आप फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग के अंदर याद रखोगे। दिक्कत यहां तक? वुंड वाला पोर्शन हमारा यहां पर होता है खत्म। दिक्कत यहां तक किसी को है क्या? वुंड की डिफाइन याद रखोगे। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैनेजमेंट आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर याद रखोगे किसमें संक्रमण प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं होता है, और किसमें सूचर नहीं लगाते हैं। क्लियर? नोट डाल के लिखो, एक बात नोट डाल के लिखो, इन्फेक्टेड वुंड तथा डॉग बाइट वुंड। नोट डाल के लिखो, इन्फेक्टेड वुंड तथा डॉग बाइट वुंड। इन्फेक्टेड वुंड तथा डॉग बाइट वुंड। तथा डॉग बाइट वुंड में सामान्यतया सूचर नहीं लगाते। नहीं लगाते हैं। इन्फेक्टेड वुंड तथा बाइट वुंड के अंदर सामान्यतः सूचर नहीं लगाते। सूचर लगाते तो फिर क्या छोड़ना पड़ेगा? ड्रेनेज छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नाम आते हैं हमारे पास में। एक नाम आता है बर्न, दूसरा नाम आता है स्कार्ड, तीसरा नाम आता है मैसरेशन, और चौथा नाम आता है फ्रोस्ट बाइट। पहले नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैसरेशन, चौथे नंबर पे फ्रोस्ट बाइट।
अगर कोई आग के अंदर जल रहा है तो कौन सा घाव होगा? बर्न। ठीक है। अगर मान लो किचन के अंदर भगोनी चढ़ी हुई थी, आपने हाथ से लगा दिया तो भी आपके हाथ के ऊपर घाव हो गया, वो भी क्या कहलाएगा? बर्न। ठीक है। तो बर्न की अगर बात करते हैं तो ये फायर यानी कि आग तथा गर्म ठोस पदार्थ से बना हुआ घाव। कोयला उठा लिया अपने हाथ के अंदर, कौन सा घाव? बर्न। क्लियर? ठीक है। अगर हॉट लिक्विड गर्म तरल पदार्थ से बनने वाला घाव, ये क्या कहलाएगा? स्काल्ड। क्या कहलाएगा? स्काल्ड। यानी कि भाप हो गई है, गर्म पानी हो गया है। जैसे कई बार ऑयल वगैरह गिर जाता है, गर्म ऑयल, है ना, गर्म तेल गिर गया, तो कौन सा घाव? स्काल्ड। ठीक है। मैस्ट्रेशन, लगातार तरल पदार्थ या तरल पानी मान लो संपर्क में आने पर रहने से बनने वाला घाव। संडे को अपना सबसे बिजी शेड्यूल रहता है ना, क्योंकि अपने को सबसे बड़ा काम करना होता है कपड़े धोने का। होता है सबके साथ? कपड़े धोने से पहले उंगलियां देखना, है ना, और कपड़े धोने के बाद में देखना, झुर्रियां झुर्रियां से पड़ने लग जाती है ना। लेकिन अगर उसी पानी के संपर्क में आपकी लिमिट से ज्यादा रहोगे तो उस केस के अंदर ये त्वचा गलने लग जाएगी, और उस वाले घाव को अपन क्या बोलेंगे? मैसरेशन। क्या बोलेंगे? फ्रोस्ट बाइट। अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण बनने वाले घाव, ये क्या कहलाएंगे? फ्रोस्ट बाइट। सिलेक्शन हो गया, बुलेट लेके लद्दाख जा रहे हो, आपने सोच लिया नहीं हिमालय पे जाके आएंगे, हिमालय के ऊपर बर्फ, टेम्परेचर -40, ऐसे ही चले गए। बाह्य वातावरण का तापमान कम है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, रक्त जो त्वचा के अंदर बह रहा है वो जम जाएगा वहां पर, है ना, ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, टिश्यू के अंदर गैंग्रीन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, जिसके कारण घाव बन जाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रोस्ट बाइट। याद रह जाएगा। वुंड यहां पर होते हैं, खत्म। सर पिंक से मत लिखो, सर ध्यान रखेंगे अब से। बर्न, स्काल्ड, मैसरेशन, और फ्रोस्ट बाइट। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा इसलिए बताया, बोर्ड के अंदर कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से।